हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये इबोला वायरस है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो डिसऑर्डर है, इसमें से एक टॉपिक अपना है जो इबोला वायरस। ये इबोला वायरस कैसे फैलता है, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो जो डिप्लोमा के सब्जेक्ट में ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट हम इसके बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। इसमें तो केवल हमें पढ़ना है साइन एंड सिम्टम, कॉजेटिव एजेंट, ट्रीटमेंट, बट हम बता दे रहे हैं कि इबोला वायरस कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये मतलब आया इंडिया में, फिर अफ्रीका में कैसे फैला, ये सारे चीज़ हम आपको बताएंगे। ओके, तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब हम देखेंगे इबोला वायरस। इबोला वायरस क्या है? एक वायरस है जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया। ये एक लेडीज बंदर, जो फीमेल बंदर थी, मंकी थी, उसमें पाया गया। ठीक है, वहाँ से साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, फिर धीरे धीरे पता चला ह्यूमन में हुआ, ह्यूमन में, तब उसके बाद साउथ अफ्रीका में फैल गया। इसकी लहर कई बार आई साउथ अफ्रीका में, देन अपने इंडिया में भी आया। ओके, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इबोला वायरस होता क्या है। और एक चीज़ सबसे पहले बता दें, जो इबोला वायरस हुआ, तो इबोला वायरस इसलिए उसका नाम इबोला वायरस पड़ा क्योंकि जो इबोला वायरस जो था वो इबोला नाम के रिवर से लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस पड़ा। तो हम सारे चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, कवर अप करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इबोला वायरस क्या है। इबोला वायरस इज सर्व इन्फेक्शन ऑफ्टन फेटल डिजीज इन ह्यूमन एंड प्राइमेट्स। ये क्या हो रहा है, ह्यूमन में भी डिजीज हो जाएगा और प्राइमेट्स में भी होगा। मीन्स ये डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमन्स में भी होता है। ठीक है, जानवरों में भी होगा और आदमियों में भी होगा। ऐसे डिजीज, इबोला वायरस ऐसा डिजीज है। ठीक है, जैसे टाइफाइड का नाम आपने सुना होगा। टाइफाइड देखना जानवरों में नहीं होता है, बट टाइफाइड देखो ज़्यादातर इंसानों में होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट अपीयर्ड इन, जो इबोला वायरस सबसे पहले 1976 में अफ्रीका। देखिए, The first appeared in 1976 at Najra, Sudan, and at Yambuku in Democratic Republic of Congo and Ebola virus in Africa। हमने बताया कि ये इबोला रिवर से जो है इबोला वायरस उत्पत्ति हुई इसकी। ये 1976 में जो वहाँ पे पहले नाजा, सूडान और उम्बकन में, ये वहाँ के डेमोक्रेटी में क्या हुआ, फैला हुआ था, वहाँ से इसको पता लगाया गया। देन द सेकेंड अपीयर इन अफ्रीका 1989। सेकेंड मतलब दोबारा जो इसकी लहर आई ये 1989 में आई। थर्ड लहर इसकी कब आई, 2014 में ये वेस्ट अफ्रीका अफेक्टिंग द गिनिया, साइरिया, लाइबेरिया एंड नाइजेरिया। जब 2014 में इसका वो कहर आया तो गिनिया में हुआ, साइरिया में हुआ, लाइबेरिया में हुआ और नाइजेरिया को, इतने देशों को क्या किया, ये इफेक्ट किया इबोला वायरस। इबोला वायरस इज कॉल्ड एज हेमरेज बिकॉज ब्लीडिंग अकर ड्यूरिंग द इलनेस। इबोला वायरस एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है, हेमरेज हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। इस टाइप की बीमारी में ब्लीडिंग होने लगता है। इबोला वायरस काज ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। ये इबोला वायरस में आउटसाइड मतलब बाहर के अंदर भी ब्लीडिंग होगा अगर इंटेस्टाइन में। सबसे पहले जब इसका पैथोफिजियोलॉजी हम आपको बताएंगे तो बताएंगे कि वो कैसे इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके अंदर ब्लीडिंग होने लग रहा है, और बॉडी आउटसाइड द बॉडी कैसे डिस्ट्रॉय। इस टाइप के वायरस में आँख से ब्लड निकलने लगता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद से इबोला, ये जो निगेटिव आरएनए वायरस, ये क्या है, एक निगेटिव आरएनए वायरस है। इबोला वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन लेबोरेटरी ऑफ रेस्टन, यूएसए में जो रेस्टन एक जगह है, लेबोरेटरी है, वहाँ पे रेस्टो इबोला वायरस को क्या किया गया था, खोजा गया था। ठीक है,
द इबोला वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमरेजिक फीवर लाइक लसा वायरस, येलो फीवर और डेंगू फीवर। जो इबोला वायरस है ये क्या करता है, हेमरेज कर देता है, जैसे फीवर इसमें होता है कौन कौन से, लसा फीवर, येलो फीवर, डेंगू फीवर। हमने डेंगू फीवर के बारे में देख लिया है, येलो फीवर के बारे में हमने टॉपिक कवर कर लिया है, और लसा फीवर क्या होता है हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। उसके बाद से इसकी फैमिली कौन सी है, इबोला वायरस की फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली है फिलोविरिडी। क्या है, फिलोवायरिडी। और इसकी जो फैमिली फिलोवायरिडी है तो इसमें ये 3 कैटेगरीज हैं। पहला मरबर्ग वायरस, दूसरा है क्यूबा वायरस और तीसरा है इबोला वायरस। जो इबोला वायरस है यही जो है फैला था, सबसे ज़्यादा यही इफेक्ट किया था। ये कम थे दोनों, मरबर्ग और क्यूबा वायरस ये कम थे, बट इबोला वायरस जो है ये ज़्यादा इफेक्ट किया है। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर ऑफ इबोला वायरस है, ये इबोला वायरस का स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, ये स्पाइक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है, यहाँ पे आरएनए होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये जितने भी है इसके ग्लाइकोप्रोटीन है। इसकी डायमीटर कितनी होती है, डायमीटर 18 नैनोमीटर होता है, और लेंथ जो होती है 90-60 नैनोमीटर से 1200 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसमें स्पाइक प्रोटीन जो फॉर्म होता है, जो बनता है, ये स्पाइक प्रोटीन जो बनता है ये ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट से या ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इबोला वायरस। मतलब इबोला वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, जा रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इबोला वायरस अनस्टरलाइज्ड नीडल किसके द्वारा जाता है, जो अनस्टरलाइज्ड। पहले क्या होता था, बहुत समय पहले 1998 या 2002 के पहले जाए तो उस समय क्या होता था, नीडल जो है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, डिस्पो नीडल यूज करते हैं। डिस्पो नीडल इसलिए यूज करते हैं कि ये नीडल एक ही पर्सन में यूज होता है। अगर किसी पेशेंट में यूज हो गया फिर वो नीडल हम क्या कर देंगे, फेंक देंगे। बट 2002 के पहले या 2002 तक ऐसा नीडल आता था कि उसको क्या करते थे, एक पेशेंट में यूज कर लिया, फिर दोबारा दूसरे पेशेंट में क्या करते थे, उसी नीडल को वॉश करके फिर दूसरे पेशेंट को कोई भी मेडिसिन लगाना होता था तो लगाते थे। तो ये इसलिए दिया है अनस्टरलाइज्ड नीडल, मतलब ऐसा नीडल जो अनस्टरलाइज हो, स्टरलाइज नहीं है, उसके द्वारा ये फैल सकता है। उसके बाद से सब ऑप्टिकल हॉस्पिटल कंडीशन, कुछ ऐसे ऑप्टिकल्स हैं जो हॉस्पिटल में वो भी स्टरलाइज नहीं है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा भी इबोला वायरस फैल सकता है। पर्सनल कांटेक्ट मतलब अगर किसी पर्सन को हुआ है, आपने उससे हैंड शेकिंग कर लिया या फिर बाय द ड्रॉपलेट्स अगर टॉकिंग किया आपने, तो उसका ड्रॉपलेट्स आपके स्किन, हैंड, माउथ पे लग गया तो उसके द्वारा भी फैल सकता है। थ्रू द ब्लड टू ब्लड मतलब कहीं आप शेविंग कराने गए या फिर आपका हाथ कट गया और वो ब्लड उसके हाथ में लग गया या फिर उसके शेविंग कराने में उसी ब्लेड से उसका शेविंग कट गया, लग गया, तो उसके द्वारा फैल सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन में ये पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा ह्यूमन टू ह्यूमन में पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा ये जा सकता है। उसके बाद से रीयूजिंग नीडल ब्लड ग्लोव्स इन हॉस्पिटल, मतलब जो नीडल हमने पहले यूज कर चुका है देन उसको फिर हम यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा हो सकता है। ब्लड ग्लोव्स के द्वारा हो सकता है, मतलब ऐसा ग्लोव जिसमें क्या हुआ, ब्लड लगा हो, उसके द्वारा ये फैल सकता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो एक ग्लव्स हमने यूज किया देन उसी ग्लव से दूसरे पेशेंट को टच कर दिया, तो उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। उसके बाद से इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक मंकी, बैट, रैबिट, मतलब अभी हमने बताया था कि सबसे पहले इबोला वायरस जो है मंकी में पाया गया, जो फीमेल मंकी थी उसमें पाया गया। तो ये किसके द्वारा फैल सकता है, मंकी के द्वारा फैल सकता है। बैट मतलब होता है चमगादड़ के द्वारा, रैबिट के द्वारा ये फैल सकता है। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे जब किसी पर्सन को इबोला वायरस होता है, तो इबोला वायरस में सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, ये देखिए। हाई फीवर होगा, पहले इसमें 2 फेज है, एक है इनिशियल फेज और दूसरा है लेट फेज। इनिशियल फेज में इसमें क्या दिखेगा, हाई फीवर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, मीन्स हाई फीवर होगा, मसल में पेन होगा, एब्डोमेन में पेन होगा और जॉइंट में पेन होगा।
ठीक है। उसके बाद से नोजिया होगी, मिचली होगा, इंक्रीज द लीवर एंजाइम डिजीज, लीवर एंजाइम के जितने भी होंगे वो डिजीज हो जाएंगे, लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां के एंजाइम का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। ब्लड स्ट्रीम स्लो डाउन, मतलब बॉडी में जो ब्लड होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब इसका फ्लो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब इबोला वायरस किसी भी पर्सन में होता है तो उस कंडीशन में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पे ब्लड में जब ऑक्सीजन लेवल पहुँचेगा ही नहीं तो हमारे जो वेन होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे कम होते, उसमें जो कंट्रक्शन होगा वो कम होने लगेगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड स्लो डाउन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रेसेस, भूख कम लगेगी, हमारे स्किन पे रेसेस आने लगेंगे, ठीक है। हम देखेंगे इसका लेट फेज। लेट फेज में क्या होता है, लेट सिम्टम्स में क्या होता है, हमने अभी देखा था इनिशियल सिम्टम्स, अब हम देखेंगे लेट सिम्टम्स। लेट सिम्टम्स में क्या होगा, किसी पर्सन में इबोला वायरस हो गया तो थोड़े मतलब कुछ दिन बाद वो सिम्टम्स देखेंगे, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, कफिंग होगा, मतलब वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, कफिंग होगा। फेरेंगाइटिस मतलब क्या होगा, फेरिंगस में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक जो फेरिंगस होता है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारे हमारे जो है लंग्स के पार्ट्स हैं, लंग्स में ये सारे चीज पाए जाते हैं, जो लंग्स के ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसमें क्या होते हैं, ये लैरिंग्स जो है, फेरिंग्स जो है, ये वॉइस निकालने का काम करता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से सर वॉमिटिंग इन ब्लड, क्या होता है, जब उल्टी होगा तो उल्टी ब्लड का ही होगा, मतलब उल्टी जो होगा वो ब्लड की, खून की उल्टी होगी। उसके बाद से हेमरेज हो जाएगा, उसके बाद से इंटरनल एक्सटर्नल हेमरेज हो जाएगा, और वो क्या होगा, उसमें नोज, माउथ, स्किन से क्या होगा, ब्लड आने लगेगा, ये भी हेमरेज हो जाएगा, ये भी बेकार हो जाएगा। उसमें WBC क्या हो जाता है, कम हो जाता है। WBC हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे बॉडी में रोज कह सकते हैं कि जितने भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर डिजीज है उससे लड़ने की क्षमता रखता है WBC। जब यही कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज आ जाएंगे, इसको बोलते हैं करता है WBC हमारे बॉडी में। अगर कोई बाहरी डिजीज आ रहा है या कोई वायरस, बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इसमें क्या होता है, टेस्ट क्या क्या होते हैं, एलिसा का टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट होता है, उसके बाद से RT-PCR होता है, उसके बाद से वायरस का कल्चर करते हैं, वायरस का कल्चर करते हैं, पता करते हैं कौन सा वायरस है। एलिसा में क्या होता है, एलिजा इसको बोलते हैं, एलिसा भी बोलेंगे, एलिजा भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कितने अमाउंट में जो वायरस है, जैसे इबोला वायरस है, मतलब कितने हजार इबोला वायरस हमारे बॉडी में स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं, एलिजा के द्वारा पता चल जाता है। RT-PCR पता चलता है कि हम क्या इबोला वायरस पॉजिटिव है तो उसे पता करते हैं, और अगर इबोला वायरस है तो उसमें से हमने अभी बताया था 3 उसके जनरेशंस हैं, उसमें से कौन सा इबोला वायरस है या कोई और वायरस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसके सेल का कल्चर करते हैं, ठीक है। अब इबोला वायरस का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। इबोला वायरस में ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक जो लाइसेंस्ड हो कि हाँ इबोला वायरस में यही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट इसको कैसे मैनेजमेंट करना है, रोकना है, इसको दिया गया है। डिपेंड ऑन द सिम्टम्स गिवन द मेडिसिन, कैसा सिम्टम शो कर रहा है उसके अनुसार हम उसको क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे। अगर उसको फीवर बहुत तेज आ रहा है या फिर ठंडा लग रही है, ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो PCM देंगे, सेप्ट्रियाजोन देंगे, सेप्ट्रियाजोन टेजोबैक्टम देंगे, उसके बाद से सिफोपैराजोन दिया जाता है, IV फ्लूइड दिया जाता है। IV फ्लूइड इसलिए दिया जाता है कि इस कंडीशन में बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, डायरिया होने लगता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लगते हैं, ठीक है। ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद से न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में मैं अभी बताया था, जब डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, कफिंग होगा, फेरेंगाइटिस, जो भी प्रॉब्लम हो रही है A to Z, उसके द्वारा हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं कम होने लगेंगे, ठीक है। तो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स देंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट करेंगे। उसके बाद से मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन लेवल, लेक ऑफ ऑक्सीजन योर बॉडी या फिर ब्लड में जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो हाइपोक्सिया आपको हो जाएगा, ठीक है।
मैनेजमेंट में आप इबोला वायरस से क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि आपको इबोला वायरस न हो। तो जिस पर्सन को इबोला वायरस हुआ है तो उसको आप टच न करें, उससे दूरियां बना के रखें, या अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो उसको टच करने से पहले आप उसको ग्लव्स का यूज करें। उसके बाद से अपना प्रॉपर गाउनिंग कर लें, तब इबोला वायरस के पेशेंट के पास जाएं और क्लीनिंग पे ध्यान दें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो भी मटेरियल ले या जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो स्टरलाइज होनी चाहिए, प्रॉपर स्टरलाइज होनी चाहिए। बेड्स हैं, कवर्स हैं, उसके फिर बेडशीट्स हैं, ये सारे चीज़ क्या होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।